बात करने के प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और लेखपाल भर्ती को लेकर के हमारी क्लासेस लगातार कंटिन्यू है। पिछली क्लास निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग निश्चित तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो जीएस ही नहीं बल्कि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए ऊपर आई बटन फ्लैश हो रही है, वो वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग की जानने की इच्छा है कि सर लेखपाल जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कुछ उसके विषय में बताइए, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या उनकी कार्यशैली होती है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग लेखपाल के से जुड़े जो कार्य हैं, जो उनके दायित्व हैं, किन चीजों को प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित कुछ बात करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना चाह रहा हूं, स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि अभी मैंने आपसे कहा था कि मेरा उद्देश्य जो है वो आपके सिलेबस को खत्म करना है, जितनी जल्दी हो आपके लिए कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं मेरी तैयारी है ना। निश्चित तौर पे सुनना समझना यानी कि जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई कितनी सैलरी है, क्या वर्क प्रोफाइल है, ये सब हम लोग जानेंगे। और यकीन मानिए इतना ज्यादा आपको बताएंगे कि शायद एक घंटे की क्लास जो है वो कम पड़ जाएगी। लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, वो है अपने सिलेबस को खत्म करना, है ना। अपने अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना कि नहीं मेरी तैयारी जो है वो इस समय बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रही है और बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे उन चीजों को उठाऊंगा, उन चीजों पे बात करूंगा जो कि आपको जानना जरूरी भी है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास जो है वो की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे नक्शा, जिसे हम लोग सजरा भी बोलते हैं, है ना। खसरा, खतौनी और खेवट, ये क्या है, यानी कि नक्शा क्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा। लेखपाल जब आपके यहाँ आपके क्षेत्र में पैमाइश के लिए जाते हैं, पैमाइश मतलब भूमि का कह सकते हैं उसको नापना, है ना। तो जब पैमाइश के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में जो दो दस्तावेज आपने देखे होंगे वो कौन से होते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे आपने उनके हाथ में एक नक्शा देखा होगा और दूसरा जो दस्तावेज होता है वो होता है आपका खसरा। ठीक है, नक्शा और खसरा उनके हाथ में होता है और एक छोटी सी स्केल होती है जिससे वो नापते हैं, उसे बोलते हैं गुनिया। बस यही आपका जो है वो उनका मेन दस्तावेज होता है जिससे वो अपनी पैमाइश को पूरी करते हैं। हाँ, एक चीज और, आप उनके हाथ में नॉर्मली तो फीता देखते होंगे, वही फीता जिससे आप हम सब यूज करते हैं। वरना जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जरीब, है ना। जरीब से जो है वो पैमाइश यानी कि जो नापने की इकाई लंबाई चौड़ाई वो जरीब, ठीक है। तो ये सब कैसे क्या होता है सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले नक्शा, खसरा, खतौनी और खेवट पे चर्चा करेंगे। नक्शा, एक प्रश्न बनता है यहां से, एक क्वेश्चन बनता है जो कि शायद 2015 में पूछा भी गया था कि नक्शा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि जो नक्शा है वो किसके साथ प्रयोग होता है। और वहां पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे मान लीजिए यही ऑप्शन है आपके, खसरा, खतौनी, खेवट और किसान जोत या किसान वही, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए। तो नक्शा का प्रयोग आपको ध्यान रखना है, नक्शे का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, खसरे के साथ। यानी कि जब पैमाइश के लिए जाते हैं तो जो नक्शा का प्रयोग करते हैं वो खसरे के साथ करते हैं। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं नक्शा क्या है ना। तो नक्शे में एक पेपर होता है, देखा होगा आपने, उसमें पूरा नक्शा बना होता है। तो नक्शा जो है वो गांव की चौहद्दी बताता है कि भाई गांव कहां तक है, गांव की सीमा कहां से खत्म हो रही, कहां से दूसरा गांव चालू हो रहा है कि नहीं। तो गांव की सीमा बताता है। गांव के साथ ही साथ जितने भी गाटे हैं, जितने भी खेत हैं, उनका भी उसी में नक्शा होता है, यानी कि उनका भी आपको मालूम उनकी भी सिर्फ सीमाएं होती हैं। तो चाहे किसी की खेत की सीमा हो, चाहे पूरे गांव की बात करें, वो सारी की सारी किसमें होती है, नक्शे में, ठीक है। लेकिन नक्शे से आपको गांव की पूरे गांव की चौहद्दी मालूम हो सकती है, चौहद्दी यानी कि चारों ओर की हदें कहां से कहां तक है ना। तो पूरे गांव की चौहद्दी मालूम होती है और साथ ही साथ आपको अपने खेत की भी चौहद्दी जो है नक्शे में ही मालूम होती है।
क्लियर? तो ये है आपका नक्शा। इससे अधिक आपको अभी फिलहाल जानने की आवश्यकता नहीं है, और डिटेल में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज आप लोग को और नोट करना है बिल्कुल दिमाग में, कि जो नक्शा है वही सजरा है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नक्शे और सजरे में अंतर क्या है ना? और कुछ लोग उसको अंतर एक्सप्लेन भी कर देते हैं, है ना? कुछ लोग उसका अंतर एक्सप्लेन कर देते हैं ये अंतर है, लेकिन वास्तव में क्या है कि दोनों ही जो है, हाँ ये जरूर उर्दू शब्द है, इतना अंतर हो सकता है, बाकी नक्शा और सजरा में कोई भी अंतर नहीं है। जो नक्शा है वही आपका सजरा है, जो सजरा है वही आपका नक्शा है। ठीक है, तो कोई भी अंतर जो है नक्शे और सजरे में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि नक्शे में क्या होता है, तो नक्शे में गांव और चक संबंधी चौहद्दी होती है, यानी गांव की चौहद्दी और चकों की, यानी जो खेत होते हैं उनकी चौहद्दी किसमें मिलेगी आपको? नक्शे में मिलेगी। तीसरा पॉइंट कि नक्शे का प्रयोग किस दस्तावेज के साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? खसरे के साथ करते हैं। तो ये जो चार बड़े मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, उनको हम लोगों ने यहां पे कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि खसरा, खसरा क्या होता है ना? खसरा क्या होता है? तो खसरा भी एक प्रकार का अभिलेख है, दस्तावेज है, जो कि आपने देखा होगा लेखपालों के पास होता है ना? तो खसरा, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खसरा जो है क्या वो मालिकाना हक बताता है? निश्चित तौर पे गांव में जितने भी जोतदार हैं, जितने भी आपके काश्तकार हैं, ठीक है, सबका जो विवरण होता है वो खसरे में होता है। यानी खसरे में क्या क्या होता है, देखिए प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं कि खसरे में क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। उसकी लिस्ट तो बड़ी है, अंतर क्या है? क्या हम उस बारीक अंतर को समझ सकते हैं कि एक खसरे में और खतौनी में बेसिक अंतर क्या है, खेवट में अंतर क्या है ना? अगर उस अंतर को समझ पाए तो शायद जब भी एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो वहीं पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम खसरा, खेवट, नक्शा या और भी जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिक अंतर को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो अगर बेसिक अंतर की बात करें तो एक खसरे में सब कुछ होता है, यानी कि जो किसान है, ठीक है, उसका नाम भी होगा, ठीक है, उसका कितना क्षेत्रफल है ये भी होगा, उसने उसमें क्या क्या बोया है, रबी की फसल में क्या बोया है, खरीफ की फसल में क्या बोया है वो भी होगा, मिट्टी का प्रकार कैसा है ये भी होगा, है ना? यानी कि सारी जानकारी जो है वो खसरे में होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली चीज है कि खसरा जो है वो मालिकाना हक नहीं दिलाता, ठीक है? खसरा जो है वो मालिकाना हक नहीं दिलाता। और जो खतौनी है ये मालिकाना हक दिलाती है, यानी कि ये मालिकाना हक जो है इसके आधार पे, अगर इस पे आपका नाम या कोई चीजें हैं तो आप दावा कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, अपनी चीजों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन खसरा के आधार पे आप दावा नहीं कर सकते हो, है ना? हाँ, पहले जैसे नहीं कि होता कुछ है रियलिटी में और कागजों में कुछ और होता है, तो पहले ऐसा होता था कि खसरे में नाम आता था, फिर धीमे से वो खसरे से नाम आते आते लेखपाल महोदय जो करते थे उसको खतौनी में डाल देते थे और एक मालिकाना हक बन जाता था। क्योंकि खसरा और खतौनी में अगर बेसिक अंतर कहा जाए तो यही है कि खसरा में मालिकाना हक नहीं होता है, जबकि खतौनी जो है वो आपको मालिकाना हक दिलाती है, ठीक है? तो खसरे में क्या क्या होता है? खसरे में सारी चीजें होती हैं, ठीक है, यानी कि जो जोतदार है उसका नाम होगा, है ना, जो गाटा संख्या है वो होगा, कितना क्षेत्रफल है उसके एक किसान के खेत का वो होगा, है ना, कौन कौन सी फसलें उसमें बोई जाती हैं उसका विवरण होगा, कितना लगान उसको देना होता है उसका विवरण होता है, मिट्टी का प्रकार कैसा है इसका विवरण होता है, यानी सारे विवरण जो हैं वो आपको खसरे में मिल जाएंगे। तो अगर पूछे खसरे में निम्न में से क्या क्या होता है, क्या क्या दर्शाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा, लगभग वही आपका आंसर होगा, ठीक ना, और वो होगा उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि खेती संबंधित सारी चीजें जो होती है इसमें होती है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने खाने होते हैं, ठीक ना? तो पहले इसमें खाने जो थे पहले 22 थे, फिर उनको धीरे से 21 कर दिया गया, ठीक ना, तो 21। लेकिन एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो है वो 2020 में किया गया, है ना, और वो परिवर्तन क्या था
कि खसरे को भी डिजिटल कर दिया गया। जैसे आप लोग देखते हैं जो खतौनी है वो आप लोग जाते हैं अपना डाटा संख्या बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और वहां से आपकी खतौनी जो निकल आती है। ठीक है, तो अभी जो है आपका जो खसरा है उसको भी डिजिटल कर दिया गया है, यानी कि अब आपका जो खसरा है आप उसकी भी कॉपी ले सकेंगे निकट भविष्य में। तो जब खसरा हमारा ऑफलाइन था, यानी कि जब उसको लिखा जाता था तो उसमें खानों की संख्या 21 होती थी, लेकिन जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है, ठीक ना, यानी कि 2020 से, तो इसमें कॉलम्स की संख्या बढ़ा करके 46 कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं सब लोग रहते होंगे खसरे में 22 कॉलम या 21 कॉलम होते हैं, लेकिन वहां पे जो आंसर पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार से कि वर्तमान समय में कंप्यूटरीकृत, बस एक वर्ड लगाएगा कंप्यूटरीकृत, या कंप्यूटरीकृत भी नहीं लगाएगा, वर्तमान पूछेगा, वर्तमान समय में खसरे में कुल कितने कॉलम होते हैं? आपका आंसर होगा 46। और ये कब से किया गया? ये किया गया 2020 से, ठीक ना, 2020 से, यानी कि साफ कहा गया है कि 1428 फसली, 1428 फसली, यानी कि 1 अगस्त 2020 ऐसे कर लेते हैं, यानी कि 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020, जिसको हम फसली वर्ष में अगर बोलेंगे, क्योंकि जो दस्तावेज होते हैं खसरा खतौनी जो होते हैं फसली वर्ष में चलते हैं, ठीक ना, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1428 फसली वर्ष से पहले, अर्थात इसी को दूसरे शब्दों में कहें 1 अगस्त 2020 से पहले के जो भी खसरे होंगे उनको हम लोग दस्तावेज के रूप में ही लिखेंगे, रखेंगे, ठीक है, यानी कि वो बाकायदे हाथ से लिखे जाएंगे, ठीक ना। किस प्रपत्र में? ये भी आ सकता है। तो आरसी प्रपत्र जो होता है, प्रपत्र 4 का वगैरह हटा दे, सीधे हम लोग याद कर सकते हैं कि खसरे का जो लिखते थे, ठीक ना, वो प्रपत्र 4 में उसको लिखते थे। तो स्पष्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 अगस्त 2020 के जो खसरे होंगे वो हैंड रिटन होंगे, हाथ से लिखे गए होंगे, किसमें? प्रपत्र 4 में। लेकिन इस डेट के बाद, यानी 1 अगस्त 2020 के बाद के जो खसरे होंगे वो कैसे होंगे? वो कंप्यूटरीकृत होंगे, डिजिटल होंगे, ठीक है। अब उनको हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बाई चांस एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न पत्र को कठिन करता है, क्वेश्चन को कठिन करता है और पूछते किस फसली वर्ष, ऑप्शन देगा निम्न में से किस फसली वर्ष के पश्चात खसरा को ऑनलाइन कर दिया गया या खसरा को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया, तो वो फसली वर्ष है आपका 1428। 1428 फसली वर्ष, ठीक है, के बाद के जो खसरे होंगे वो डिजिटल होंगे और इसके पहले के जो होंगे वो कैसे होंगे? ऑफलाइन। और ये 1428 वाला भी कैसा है? ये भी ऑफलाइन ही है, ठीक है। समझ में आया खसरा क्या होता है? ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ लोग जानना चाहेंगे कि सर आपने बोला कि पैमाइश में इन दोनों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब सपोज मान लीजिए आप लेखपाल हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति आया, आप उसका खेत नापने गए, जब आप वहां पे पहुंचेंगे मौके पे, है ना, तो आप उससे क्या करेंगे? भाई आपका नक्शा है, नक्शे में डाटा संख्या दिया है, ठीक है। अब डाटा संख्या में नंबर पड़े हुए हैं 238, 239, 240, तो इस प्रकार से अब उसको देख करके आप कैसे बताएंगे कि भाई कहां पे है? तो आप सबसे पहले तो जाओगे, है ना, अब वहां तो जमीन पड़ी हुई है, मेड़े बनी हुई है कि नहीं, तो वहां पे आप पूछोगे कि भाई ये फला फला जो 238 है ये किसका है? तो बोलेगा जो पैमाइश करने बोलेगा मेरा है। कौन सा? भाई ये वाला है। अब आप क्या करोगे? इसी खसरे से आप देखोगे उससे लगी हुई सीमा जो दूसरी वाली है वो किसकी है? 239, ठीक ना। तो आप पूछोगे, वहां पे लिखा होगा डाटे में कि 239 में फला फला नाम, ठीक ना, किसी का नाम एज्यूम कर लीजिए, कालीचरण, है ना, या कुछ भी, राम लखन, जो भी आपको ना, तो बोलेंगे राम लखन खेत कौन सा है? तो बोलेंगे सर ये वाला है, बगल वाला है, ठीक ना। तो आप उस तरीके से क्या करेंगे? खसरे से देख के ही बाकी के जो उसके आसपास के खेत हैं, ठीक ना, जो उनके पड़ोसी जोतदार हैं, उनके नाम आप पूछ लोगे, तो आपको यकीन मालूम हो जाएगा कि भाई ये इनका है, ये इनका है, ये इनका, यानी कि ये जो चक है बीच का ये इस व्यक्ति का है, जिसकी मैं पैमाइश करने जा रहा हूं बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब जब आप नापोगे, उसको पैमाइश करोगे, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि जो पड़ोसी उसी में आप रखा हो, तो अगर उससे आप नापोगे तो सही पैमाइश होगी नहीं कभी भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो
पत्थर लगे होते हैं। आप लोग गांव में जाएंगे, देखेंगे, गांव से जुड़े जो लोग हैं वो अक्सर देखते हैं कि पत्थर लगे होते हैं, और जब लेखपाल साहब आते हैं पूछते हैं ये पत्थर कहाँ गड़ा है, कितनी दूर है, ठीक है, तो वहां से रख करके उसको नापते हैं। या कई बार ऐसा होता है पत्थर बहुत दूर होता है तो हम लोग चकरोट का भी प्रयोग कर लेते हैं, वह चकरोट नजदीक है उससे नाप देते हैं। या जो कुआं वगैरह होता है, बहुत एग्जैक्ट नाप के लिए कुआं भी अच्छा होता है कि पता लगे वर्तमान में भले वो पच चुका है लेकिन जो पुराने लोग बता देते कि साहब यहाँ पे कुआं था, तो उस कुएं से हम लोग नाप देते हैं। तो इस प्रकार से जो नाप होती है बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है ना। लेकिन अगर चक से आपने कभी नाप दिया, क्योंकि अक्सर विवाद आपने देखो जब भी पैमाइश होती है, आपके गांव में हुई होगी, कई बार आप लोग इससे रूबरू हुए होंगे कि जब भी पैमाइश होती है तो विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या करते हैं जो भी हमारे लेखपाल भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि चक से ही नाप देते हैं कि बोलो आपका चक यहाँ से है तो वहीं से फीता रखा और दूसरे के नाप दिया। अब क्या पता उसका जो चक है वही गड़बड़ है ना, वही कम ज्यादा है तो दूसरा तो अपने आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए विवाद हो जाते हैं। तो हमेशा जो सही से काम करते हैं या जो लोग जानकार हैं वो लोग क्या करते हैं कि साहब कुएं से नाप दीजिए, चकरोट से नाप दीजिए या पत्थर से नाप दीजिए ताकि पैमाइश सही हो सके, ठीक है। बाकी अगर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, काफी कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं उन पे फोकस करना है। क्लियर हो गया? तो किस प्रकार से खसरे का प्रयोग करते हैं नक्शे के साथ में पैमाइश के दौरान वो आपको मालूम हो गया। नक्शा क्या होता है, खसरा क्या होता है, कंप्यूटर का खसरा हो गया आपका, यानी अब ये भी आपको निकट भविष्य में ऑनलाइन आपको दिखेगा। क्लियर? खसरे में क्या क्या होता है ये भी आपको मालूम है, सारी चीजें होती है, लेकिन ठीक है भूमि अधिकार ये नहीं दिलाता है, ठीक है, अधिकार आपको नहीं दिलाता है। अगली हम लोग बात करते हैं खतौनी, ठीक है। खतौनी आप अपने स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि खतौनी जो है ना, उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्म जो है फॉर्मेट आप देख सकते हैं, तो इसमें सारी चीजें हैं कि गांव का नाम, परगना, है ना, फसली वर्ष भी दिया होगा ऊपर आप देखेंगे, है ना। इसके बाद में जो आप नीचे आएंगे भूमि का प्रकार देता है कि यानी कि जो व्यक्ति है जिसका खेत है, जैसे मान लीजिए खतौनी आपके सामने खुली हुई है, इसमें रानी तिवारी करके एक है ना, तो ये क्या है, ये काश्तकार है, यानी कि ये उसके जोतदार है। तो ये किस हक से मालिकाना हक रखते हैं, क्योंकि मालिकाना हक भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। उसको ऊपर देखेंगे आप लिखा हुआ है श्रेणी 1, ठीक है, श्रेणी 1, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, संक्रमणी भूमिधर, संक्रमणी भूमिधर, है ना। तो ये दिखाता है कि जो श्रेणी 1 की भूमि होती है वो मालिकाना हक को दिखा रही है, ठीक है। जैसे श्रेणी 2 की भूमि होती है उसे हम लोग पट्टे की भूमि बोलते हैं, यानी सरकार ने, सुनते होंगे आप लोग कि पट्टा किया गया, यानी सरकार ने उनको भूमि दी थी, ठीक है। तो श्रेणी 2 की भूमि होती है। ऐसे जितनी श्रेणियां होती है सब अलग अलग होती है। जलमग्न 6-1 की भूमि हो गई, तो इस पे हम लोग बाकायदे एक क्लास करेंगे और देखेंगे कि श्रेणी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं खतौनी की, है ना। तो खतौनी जो है वो आपको मालिकाना हक दिलाती है, मालिकाना हक दिलाती है। और खतौनी में क्या क्या होता है, तो खतौनी में भी आपका बाकायदे गांव का नाम होता है, ठीक है, काश्तकार का नाम होता है, जो आपकी खसरा संख्या होता है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में गाटा संख्या बोलते हैं। देखोगे आप खतौनी देख रहे हैं उसमें देखिए नाम के बगल में दिया ना खसरा संख्या, जो खसरा संख्या है वही आपका क्या है, गाटा संख्या, है ना। तो उसमें आपका गाटा संख्या भी होता है। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति का जो अधिकार है उसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि उसने बेच दिया है, तो दूसरे व्यक्ति का जो नाम है वो भी आपकी खतौनी में दर्ज होता है कि भाई फला फला व्यक्ति ने इतनी इतनी जमीन जो है फला फला व्यक्ति को बेच दी है। तो जो आपका क्या होता है, खारिज दाखिल होता है, ठीक ना, वो भी किसमें होता है, उसका जो आदेश होता है वो भी आगे खतौनी में चलता है। यानी खतौनी जो है पूर्ण रूप से क्या है, मालिकाना हक को जताती है। इसी के आधार पर जो आपके बैनामे होते हैं, जो खरीदते बेचते हैं, वो किसके आधार पर होते हैं, इसके आधार पर नहीं होते हैं, इसके आधार पर होते हैं, ठीक है। यानी खतौनी जो है मालिकाना हक जताती है आपको, और इसी के आधार पर आपके बैनामे होते हैं, जमीनों की जो खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इसको देख के आप जान सकते हैं कि कितना भूमि है, कितना क्षेत्रफल है, किस हक से है कि मालिकाना हक श्रेणी 1 की जमीन है, श्रेणी 2 की जमीन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पता लगा आपने बेच दिया और बाद में पता लगा वो 6-1 की भूमि है, 6-1 की भूमि है। जैसे श्रेणी में वहां पर ऊपर इसमें लिखा हुआ है 1 का, है ना, वहां पर क्या लिखा होगा 6-1, यानी कि वो जलमग्न भूमि है, यानी कि हो सकता है वो तालाब रहा हो वहां पे और आपको चिपका दे कोई, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे उस पर आगे, क्लियर। तो ये होती है आपकी खतौनी। खतौनी में क्वेश्चन पूछता है कितने कॉलम होते हैं, तो इसमें आपके 14 कॉलम होते हैं,
ठीक है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सबने निकलवाया भी होगा, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज, एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे कि इसका रिन्यूअल कितने बार होता है, ठीक है। तो खसरा जो है, खसरा प्रतिवर्ष बनता है, खसरा जो है वो प्रतिवर्ष बनता है, यानी कि खसरा हर साल बनाया जाता है ना। 14, 28 बनेगा, 29 बनेगा, 30 बनेगा, सबका बनेगा, यानी कि 2020 बनेगा, 21, 22, 23, इससे बना हर साल। खसरा का जो निर्माण होता है लेखपाल के द्वारा हर साल किया जाता है, और इसी खसरे को बनाने के लिए लेखपाल जो है वो क्षेत्र में पड़ताल करता है, जिसको एक वर्ड है पड़ताल, यानी कि क्षेत्र में आता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि लेखपाल वर्ष में कितनी पड़तालें करता है, यानी कितने बार क्षेत्र में जाना उसका अनिवार्य है, हालांकि जाता है बहुत बार है, लेकिन एक अपने काम से, ठीक है। तो 3 पड़ताल करता है ना। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। जैसे पहली पड़ताल कौन सी होती है, ठीक है, खरीफ की पड़ताल अगस्त के महीने में करता है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, रबी की, जनवरी के महीने में, 1 जनवरी, ठीक है। फिर लास्ट आपकी जायद की। हो गया, यही से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखपाल अपने क्षेत्र में कितनी बार पड़ताल करता है, 3 पड़ताल करता है। क्वेश्चन ऑप्शन तीनों देगा। पहले पहली पड़ताल कौन सी होती है, तो पहले आपकी होती है कौन सी, खरीफ की, जो कि अगस्त के महीने में 1 अगस्त से स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरी रबी की पड़ताल जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होती है, जैसे वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो कौन सी चल रही, रबी की। तीसरी जायद की, जो कि 1 मई से आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगस्त के महीने में पहली पड़ताल, जनवरी के महीने में दूसरी पड़ताल, और मई के महीने में तीसरी पड़ताल होनी चाहिए। ये पड़ताल में करता क्या जाके, ठीक है। अभी कृषि हम लोग पढ़ेंगे, कृषि में भी देखेंगे कि कितनी ऋतुएं होती है, तो 3 ही होती। आप लोग पढ़े, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, रबी की फसल है, तो बस यही, यानी कि वो जाता है और जाके देखता है कि भाई खरीफ की फसल में आपने अपने क्षेत्र में, अपने खेत में क्या क्या बोया है, कुछ बोया भी है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक ना, कुछ बोया भी है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें वो देखता है जाकर के, और इसके बाद में अपने खसरे को मेंटेन करता है, यानी कि साल में 3 बार वो जाता है, ठीक ना, और अपने खसरे को मेंटेन करता है। प्रत्येक साल जो है वो आपका खसरा जो है वो नवीनीकृत किया जाता है, ठीक है। इसमें डिटेल देता है कि इसने किसने अपने खेत में क्या क्या बो के रखा हुआ है। हाँ, एक और प्रश्न अभी पूछा गया था, किसी परीक्षा का है, एग्जैक्ट अचानक दिमाग में आया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वहां पे पूछा गया था कि वृक्षों की संख्या किसी के खेत में या चक में कितने पेड़ लगे हैं, इसका जिक्र निम्न में से किस दस्तावेज में मिलता है। तो सारे जिक्र कहां मिलते हैं, खसरा में। खसरा में वृक्षों की संख्या भी दी होती है ना, कि उसके खेत में कितने आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारा का सारा इसमें आपको होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग खतौनी की बात करें, तो खतौनी जो है वो 6 वर्षों में एक बार बनती है। कितना, 6 वर्षों में एक बार, ठीक है। खतौनी का निर्माण जो होता है 6 साल में एक बार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इसमें जो भी परिवर्तन होता है एक आदेश के रूप में, ठीक है। जब अभी खतौनी देखा तो उसमें एक आदेश का कॉलम था, है ना, जहां पर उसका लिखा गांठें संख्या, क्षेत्रफल के जस्ट बगल में एक आदेश का कॉलम दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन में, है ना। तो यहाँ पे आदेश, जैसे मान लीजिए मेरा खेत है, मैंने आपको बेचा, कुछ हिस्सा बेचा, तो वो आदेश आ जाएगा कि भाई फला व्यक्ति ने जो है इतना हिस्सा, जो डाटा संख्या इतना क्षेत्रफल जो है फला को बेच दिया है, अतः इनका नाम इनके स्थान पे दर्ज किया जाए, ठीक है। ये आदेश चलता रहेगा। या जैसे आप लोग केसीसी लेते हैं, है ना, तो केसीसी का जो आदेश होता है वो इसके आदेश के ठीक बगल में आप लोग देख रहे होंगे एक कॉलम है टिप्पणी, तो वहां पे टिप्पणी में चल जाता है आकर के कि आपने फला बैंक से इतने रुपए का केसीसी करवाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सबके सब आपके जो भी आप करेंगे, जो भी परिवर्तन आपकी खतौनी में, यानी कि उस चक के मालिक के रूप में होगा, वो सब आपका खतौनी में दर्ज होता रहेगा, आदेश और टिप्पणी में, ठीक है। 6 साल में जो खतौनी बनेगी, दोबारा से नई खतौनी जब बनेगी, तो ये सारे आदेशों का पालन होता है, ठीक है। और ये सब के सब जो आपके बाईं ओर हैं वो पहुंच जाते हैं नाम, और फिर से जो आपका आदेश का जो कह सकते हैं स्पेस है, ठीक है, ये ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। और सारे के सारे आदेशों का पालन 6 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्लियर। इसके बाद में बात हम लोग करते हैं खेवट की। तो खेवट के विषय में सिर्फ इतना जान लो कि वर्तमान समय में तो खेवट जो अस्तित्व में ही नहीं
है ना। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये अधिनियम जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1950। तो 1950 में जो अधिनियम आया था, ठीक है, उसी के बाद में खेवट का काम खत्म हो गया था। क्योंकि पहले क्या था, जमींदारी थी, तो भूमि अधिकार जो है, भूमि अधिकार के दो दस्तावेज होते थे, दो दस्तावेज होते थे भूमि अधिकार के। कौन कौन से? एक खतौनी और दूसरा खेवट, ठीक ना। खेवट में मोस्टली जो आपके जमींदारों की भूमियां थी उनका जिक्र करते थे। तो अब तो जमींदार रहे नहीं तो किसका जिक्र करेंगे? तो वर्तमान समय में जो खेवट है वो अस्तित्व में नहीं है, उसका किसी प्रकार कोई प्रयोग नहीं होता है। लेकिन चूंकि एक दस्तावेज है तो जानकारी आपको होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ अधिकार दस्तावेज के रूप में, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अधिकार दस्तावेज के रूप में खतौनी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा अधिकार दस्तावेज है? ऑप्शन मान लीजिए यही चारों दिए हैं, इससे चेंज भी हो सकते हैं, तो दिमाग आपको रखना है खतौनी। खतौनी जो है अधिकार दस्तावेज है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया चारों जो टर्मिनोलॉजी है इनके विषय में डिटेल में, और चर्चा के साथ आपने देखा भी कि हम लोग की क्लास में एक चीज का फोकस रहा कि प्रश्नों पे फोकस किया, ना कि इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं